ब्लैक हैट्स भी हर घर ताक होते हैं। तुमने देखा नहीं कि गोपाल कितना अच्छा बॉक्सर है? इस योजना में वीरा रोशनदान से फर्श पर कूद कर हमारी तरफ आ गई और बोली, लिबास मेरे लिए भी रुकावट बना है। सीता का काम मुश्किल था, उसे वहीं लटके रहकर सुलाखें भी उखाड़नी थी। इसके लिए कपड़ों से छुटकारा हासिल करना जरूरी था। ऐसा भी क्या छुटकारा कि उसने जेर जामे तक उतार दिए। मैंने कहा, वो यहाँ की नहीं बाहर की जरूरत थी। वो यकीनन चौपाए के रूप में गई होगी। उसे यह अंदाजा था कि इंसानी जिल्द और कपड़े से रोशनी का इनेकास मुख्तलिफ होता है। किसी इत्तिफाक या मजबूरी के तहत उसे किसी नीम रोशन मकाम से गुजरना पड़ता तो वो धज्जियां नुमाया हो सकती थी। दुनिया के मुहज्जब तरीन जानवरों के तन पर भी कोई कपड़ा नहीं होता। वीरा बोली, कपड़े छोड़कर जाना इसकी मजबूरी और हमारी जरूरत थी। अव्वल खान ने हंसते हुए कहा, उसके कपड़े हाथ ना आए होते तो हमारा यहाँ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। रोशनी गुल करके हम बाहर आए तो वीरा ने नीची आवाज में कहा, तुम उसे ये क्यों नहीं बताते कि सीता पकड़ी जा चुकी है? मैं उसकी जुबान से सब कुछ उगलवाना चाह रहा था, मगर अब उसे सीता के बारे में बताना पड़ेगा। मैं चंद सानियों पहले इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं। हम दोबारा गोपाल के सेल में पहुंचे तो वो बुरी तरह बलबलाया हुआ था। दोनों मुहाफिज दूर खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। उसकी आंखें भींची हुई थीं। वो बेतकान हज़ियान बक रहा था और रह रहकर अपना बदन पीट रहा था। अज़ियत से उसका बुरा हाल था। जख्मों में लगी हुई आग सर्द करने के लिए वो जख्मों को रगड़ सकता था, न दबा सकता था। यह तुम्हारी पहली खुराक है, मैंने ऊंची आवाज में कहा। इसका असर कम होते ही दूसरी खुराक दे दी जाएगी। तुम जलील, कमीने और सुवर के बच्चे हो, उसने चीख कर जवाब दिया। तुम मेरे पूरे बदन को नमक और मिर्चों से भर दो, फिर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकोगे। तुम्हारी तजवीज बुरी नहीं है, मैंने इस्तज़ाहिया लहजा में कहा। कुदरती रास्ते जख्मों से ज्यादा मुअस्सर साबित हो सकते हैं। कानों और दहाने में मिर्चों की धांस ज्यादा असर करेगी। वो दोनों हाथों से अपनी कनपटियां दबाकर फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। तुम बोलो या ना बोलो, सीता कांत बोल पड़ी है। उसने बहुत कुछ उगल दिया है। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने उस पर इंकशाफ किया तो उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। तुम झूठे हो, यहाँ सीता कांत का कोई वजूद नहीं है, उसने बेअतबारी से कहा। वो सोनिया कमाल के नाम से तुम्हारे पड़ोस के कमरा नंबर 704 में ठहरी हुई थी। यह अजीब इत्तिफाक है कि उसके दोनों नामों के मुखफ़फ़ एस के बनते हैं। ओह, तो वह वाकई पकड़ी गई, उसने बेसाख्ता कहा। तो मुझे उससे मिलवा सकते हो? सीता के बारे में खबर सुनकर वो आर्जी तौर पर अपनी हर तकलीफ को भूल गया था। उसकी आंखें खूनी कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थीं, जिनमें गहरी अजियत तैर रही थी। फिलहाल हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं ताकि सीता की बताई हुई बातों की तस्दीक हो सके। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हारी और उसकी मुलाकात हो सकती है या नहीं। उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैंने अपनी। हम दोनों की कहानियां अलग अलग होंगी। उसे फिर कलाबाजी खाई। हमको तुम दोनों की आप बीतियों से कोई सरोकार नहीं है, अव्वल खान गुस्सीली आवाज में बोला। यह मामूली सी बात तुम भी समझते हो कि हमें क्या दरकार है, और कान खोल कर सुन लो कि वो कोबरा के बारे में बता चुकी है। वीरा ने लुकमा दिया। एक बार हिकमत अमली तय हो जाने के बाद सबको जुबान खोलने का मौका मिल गया था। कोबरा? उसके होंठों से तहय्युर ज़दा आवाज बरामद हुई। सीता इतनी कच्ची नहीं है, कितनी आसानी से यह नाम उगल लेती। तुमको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पिछले चंद घंटों में वो कैसे कर्ब से गुजरी होगी। वीरा बोली। उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया गया था। तुम भी इन्हीं मरहलों से गुजारे जाओगे। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकी होगी। हम दोनों के लिए कोबरा सिर्फ एक नाम था। चंद सानियों के सकूत के बाद वो राह पर आ गया। वो एक नाम था, सर से पैर तक साद नकाब और लिबास में मलबूस होकर मुकर्रर वक्त पर होटल के एक कमरे में तुमसे मिलता था। ये सब हमें मालूम हो चुका है, मैंने सख्त और गुस्सीले लहजे में कहा। ये सब बातें हमारे इल्म में हैं। अब तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। इससे पहला राब्ता होने से अब तक की कथा सुना डालो। वो देख चुका था कि हम उसके साथ हर सफाकाना रवैया इख्तियार करने का ताहिया कर चुके थे। उसने अपने जख्मों को सहला कर और कई बार पहलू बदल कर अपने हवास मुजतमा किए। फिर कहना शुरू किया, हम मोना भाऊ की तरफ से ऊंट पर सफर करके सरहद पार आए थे। कराची तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। तो क्या तुम ऊंट पर ही कराची पहुंचे थे? वीरा ने तुलसी से पूछा। ऊंट पर हमने सिर्फ सरहद पार की थी, उसका सारा कसबल खत्म हो चुका था। हम मुसलसल सफर करने की पोजीशन में नहीं थे। हमें रास्ते में रुकना पड़ा। हम बसों और ट्रेन में सफर करते हुए कराची तक आए ताकि किसी को हमारी मंजिल और इरादों की भनक न मिल सके। कराची में हमारे पास सिर्फ एक फ़ोन नंबर था जिस पर हमें कोबरा से रब्ता करना था। वो फ़ोन नंबर बताओ, मैंने उसकी बात काट कर मुतालबा किया। वो कोई सेटेलाइट फ़ोन नंबर था, इस वक्त मुझे याद नहीं है, उसने उज़र पेश किया। जहन पर जोर दो वरना तुम जानती हो कि क्या होगा, मैंने उसे धमकी थी।
एक दफा पसपाई की राय इख्तियार कर लेने के बाद उसके पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं रहा था। उसे हर हाल में मेरा दबाव कबूल करना था। सोबराज के सेटेलाइट फोन नंबर का हसूल मेरे लिए बहुत अहम था। इसके हसूल के लिए अव्वल खान भी कोशां था, लेकिन गोपाल इस सिलसिले में सबसे आसान जरिया था जो हमारी गिरफ्त में आया हुआ था। वो अपने जख्मों में नमक और मिर्चों की जलन से सख्त बेचैन था, मगर उसकी गुफ्तगू के तसलसल से यह साबित हो गया था कि उसकी सारी चीखों पुकार महज नफ्सियाती थी। ज़हनी तौर पर मायूसी और बेबसी का शिकार होने के बाद उसने गुल गुपाड़े का सहारा लिया हुआ था, वरना वो जलन उसकी बर्दाश्त से बाहर नहीं थी। वो कुछ देर तक सोचने की अदाकारी करते हुए बुड़बुड़ाता रहा। उसके लिए अपने झूठ का भरम रखना भी जरूरी था। आखिर कुछ देर बाद उसने चौंक कर कहा, याद आ गया। उसके साथ उसने नंबर थुरा दिया जो अव्वल खान ने इसी वक्त जेब से कागज निकाल कर नोट कर लिया। हाँ, तो तुमने इस फोन नंबर पर उससे राब्ता किया, फिर क्या हुआ? मैंने उसे खामोश पाकर टोका। हमें फौरी तौर पर कराची में अपना सर छुपाने के लिए कोई महफूज ठिकाना दरकार था ताकि हम वहां से अपना काम जारी रख सकें। उसने हमें अर्जुन कुमार से मिलने की हदायत की। तो अपने होटल में मुख्तार कुल था। उसने किसी किस्म की दस्तावेजी शनाख्त के बगैर हमें होटल में कमरे दे दिए। इतना कहकर वो खामोश हो गया। बोलते रहो, दरमियान में रुकने की जरूरत नहीं। वीरा को राय, सारी हदायत तुम्हें कोबरा ही देता रहा होगा। हमें किसी से हदायत लेने की जरूरत नहीं थी। हम अपना एक मिशन लेकर आए थे। हमें डैनी को मार कर वापस लौट जाना था। हम किसी से बराह रास्त राब्ते में नहीं थे। यहाँ के हालात राहवालों के लिए बहुत मखदूज थे। हमें उनसे दूर रहने का हुक्म दिया गया था। हम रोजाना कोबरा को अपनी रिपोर्ट्स देते थे जो वो अपने राब्तों के जरिए दिल्ली पहुंचा देता होगा। अपने मिशन के बारे में तुमने क्या किया? डैनी को खराज तक नहीं आई, मगर मेरा बाजू जख्मी हो गया। अव्वल खान ने पूछा। डैनी ज़ेरे ज़मीन था। तुम और जहांगीर हमारे सामने थे। तुम दोनों में से किसी एक के जरिए डैनी तक रसाई मुमकिन थी। उसने धीमी आवाज में कहा। दौरान सफर सीता ने फायर करके तुम्हें तानिस्ता जख्मी किया था। यूं गुलशन का एक घर हमारी नजरों में आ गया। हमने 2 लड़कियों को अलग अलग उस घर में और जहांगीर के फ्लैट पर भेजा, लेकिन वो दोनों नाकाम लौटी। वो बिल्कुल वही सब बता रहा था जो पहले ही हमारे जहनों में आ चुका था। मुझे यह जानकर सुकून हुआ था कि उसने सर्वेयर लड़कियों को नाकाम करार दिया था। यकीनी तौर पर सीता की भी वही राय रही होगी। हमारे घर आने वाली नतजर्बाकार और जरूरतमंद लड़की ने वीरा के रंग और खदखाल को कोई अहमियत नहीं दी थी। उसका वाज़ेह मतलब यह था कि सुबह के अखबारात में हमारे बारे में इश्तिहार शाया होने के बाद सीता अमरीकियों को हमारे घर की तरफ मुतवज्जा करने की पोजीशन में नहीं थी। वो एक बहुत बड़ा और संगीन खतरा था जो सर से टलता हुआ नजर आ रहा था। लड़कियों की नाकामी के बाद कोबरा ने तुम्हें क्या मशवरा दिया था? मैंने उससे पूछा। छुपे हुए दुश्मन से हर एक खौफसदा रहता है। कोबरा भी परेशान था। सिर्फ मैं तुम्हें पहचानता था क्योंकि मैंने दिल्ली में तुम्हें मजहर खान के रूप में देखा हुआ था। कोबरा और सीता के लिए तुम सिर्फ एक नाम थे। उसकी राय थी कि अव्वल खान को उठा लिया जाए और इसके जरिए तुम तक पहुंचने के बाद खामोशी से उसे मार दिया जाए। गोपाल ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। वो सब उगलने से पहले उसने मुझसे अपनी जिंदगी के बारे में कोई यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानता था कि हमें जो कुछ करना होगा हर हाल में वही करेंगे। जरूरत के तहत इस्तेमाल किए गए खोखले अल्फाज किसी भी तरह उसकी जिंदगी की जमानत नहीं बन सकते थे। साफ और सीधी बातें करके वो अपनी रही सही जिंदगी को दर्दनाक बनने से बचा सकता था। कोबरा का इरादा बहुत भयानक था। मैंने पूछा। वो तुमसे होटल के किस कमरे में मिलता था? इस सवाल का बल्कि सारे सवालों के जवाब तुम्हें सीता से भी मिल चुके होंगे, फिर तुम मुझे इतना क्यों खरीद रहे हो? उसने बेबसी से सवाल किया। तुम्हारी सच्चाई परखने के लिए तुम दोनों के जवाबों का मवाजना जरूरी है, मैंने कहा। वो जिरा से गुजर चुकी, अब तुम्हारी बारी है। हर बार नया कमरा होता था। वो मुलाकात से 15 मिनट पहले होटल के इंटरकॉम पर मुझे अपने कमरे का नंबर बताता था। गोपाल ने गहरा सांस लेकर कहा। सोबराज बहुत चालाक था। वो हशमत के नाम से होटल के जिस कमरे में ठहरता था उसी में कोबरा बनकर गोपाल से मिलता था। उसे लामुहाला ये मालूम हो जाता कि हशमत ही कोबरा है। वो अर्जुन का करीबी दोस्त था, इसलिए कोबरा बनकर थोड़ी देर के लिए होटल का कोई भी खाली कमरा इस्तेमाल कर लेता होगा। ये राज उसके और अर्जुन के दरमियान रहता था। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलता होगा कि सोबराज होटल में क्या खेल खेल रहा था। कोबरा के अलावा कराची में तुम्हारे और किन लोगों से राब्ते थे? मैंने एक नई सिमत में पेशकदमी की नीयत से पूछा। मैं कई बार कह चुका हूं कि हम किसी और से राब्ते में नहीं थे, उसने झल्ला कर जवाब दिया। हमें अपने हर आदमी से दूर रहने का हुक्म दिया गया था। कोबरा जैसे किसी सहारे के लिए हम मजबूर थे। उसके बगैर हमें कोई ठिकाना नहीं मिल सकता था। लेकिन सीता होटल में लड़कों के साथ तफरी करती रहती थी, मैंने मोहतात अल्फाज में कहा। लड़कों के साथ नहीं, उसने सिर्फ एक लड़के से वक्त गुजारी के लिए दोस्ती की थी। इस बारे में वही तुमको जवाब देगी। बार बार उसका जिक्र मत करो, मैंने बेअतनाई से उसे डांट दिया। जो सवाल तुमसे किया गया है उसका जवाब तुम दो। वो लड़का कौन है? गुलाब खान नामी किसी ट्रांसपोर्टर का बेटा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने कहा। यह बातें सीता ने मुझे बताई थी।
वो उम्र में सीता से छोटा है और बहुत संजीदगी से उसे अपनाना चाहता है। सीता दिल खोलकर उससे खेल रही थी। इस शाम का वाकया मेरे जहन में ताज़ा था। सरवर ने सीता को होटल के कैफे में शायद उसी लड़के के साथ बैठे हुए देखा था। मेरे लिए इस बारे में गोपाल का जवाब काफ़ी था। मजीद कुरेदने की सूरत में कोई ना कोई खराबी पैदा होने का एहतमाल था। मुझे खामोश पाकर वीरा को बोलने का मौका मिल गया। ये सब बातें हो गई, अब जरा मेरी भी एक उलझन दूर कर दो। तुम जागीर के घर कैसे पहुंच गए? उसने टिकटिकी बांध कर वीरा को घूरा फिर बोला, मुझे तुम दोनों से अदावत है, मगर मैं फिर भी तुम्हारे सवालों के जवाब देने पर मजबूर हूँ। जहांगीर रोपोश नहीं है, खुली जिंदगी गुजारता है, दवाओं की दुकान चला रहा था। जरा सी मेहनत से उसका पता मिल गया। मैंने तुम्हारी उलझन दूर कर दी, अब तुम भी मेरी सबसे बड़ी उलझन दूर कर दो। मुझे ये बता दो कि मुझे कब तक जिंदा रखा जाएगा? क्या तुम अपनी जिंदगी से इतने नाउमीद हो? अव्वल खान ने हैर से पूछा। जब डैनी ने मेरे होटल के कमरे में मुझे जेर किया था, मैंने उसी लम्हे अपनी जिंदगी की हर आस तोड़ दी थी। पता नहीं मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ। जिंदगी से इतने मायूस हो तो ये सब बातें क्यों बता रहे हो? अव्वल खान के इस बेतुके सवाल पर मैं गुस्से से बल खा कर रह गया। तुम लोग बहुत जालिम और सफाक हो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों या घंटों को दर्दनाक नहीं बनाना चाहता। जब सीता ने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया तो मैं क्यों अकेला पिसता रहूं? मैं सारे भारत का ठेकेदार तो नहीं हूं। उसकी आवाज में एक होलनाक लाताल्लुकी उतर आई थी। गोपाल का जवाब सुनकर मेरा गुस्सा जायल हो गया। मौत को सर पर मंडलाता हुआ देखकर उसने अपनी जात में सिमटना शुरू कर दिया था। किसी बराह रास्त सवाल के बगैर वो अपने खौल से बाहर आकर इस ज़हनी कैफियत का इजहार नहीं कर सकता था। इसके जख्मों को धोकर अच्छी तरह साफ कर दो और खाना भी दे दो। मैंने STF के आदमियों को हदायत थी। मैं वापसी के लिए मुड़ा और फिर पलट पड़ा। वाक़यात इतनी तेजी के साथ रूनमा हुए थे कि बहुत सी बातें मेरे जहन में धुंधला गई थी। मैंने गोपाल को घूरते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, आज शाम तुमने सदर के इलाके के एक पेशाब खाने में किसकी हदायत पर बम रखा था? यहाँ दहशत फैलाने के लिए वो मेरा अपना ख्याल था जिसकी कोबरा ने तायद की थी। सीता इस प्रोग्राम से बेखबर क्यों थी? मैंने उसे सुलझाने के लिए सवाल किया। वो झूठी है, अपनी खाल बचाने के लिए झूठ बोल रही है। वो गुस्से से तकरीबन चीख पड़ा। उसे एक एक बात का पूरा इल्म है। उसे झूठ का खुमियाजा भुगतना होगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, अब ये बताओ कि तुमने होटल के पब्लिक फोन बूथ से 6:15 बजे किसे फोन किया था? वो तयशुदा फोन कॉल थी। इस वक्त मुझे कोबरा से बात करनी थी। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस गुफ्तगू का मौजू क्या था? मैंने जोर देकर सवाल किया। मेरा रखा हुआ टाइम बम 5 बजे फटना था। 6:15 बजे मुझे कोबरा से उसके नतीजे की इत्तला मिलनी थी। उसने बताया कि मुकर्रर जगह पर कोई धमाका नहीं हुआ। मेरा माथा उसी वक्त ठिनक गया कि कोई हमारे पीछे लग चुका है जिसने बर वक्त बम को नाकारा बना दिया होगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर बात बिला तकान उगलते जा रहा था। इस नाकामी पर कोबरा बरहम हुआ होगा। मैंने तस्दीक चाही। उसने अपने सर को नफ़ी में जुम्बिश देते हुए कहा, वो मायूस जरूर हुआ था, उसे मुझ पर बरहम होने का हक नहीं था। वो मुसलसल इस खुशफहमी में मुब्तला था कि उसके लिए कोबरा बीच का एक आदमी था जो इन दोनों और दिल्ली के दरमियान राब्ते का काम अंजाम दे रहा था। उसे कराची आए हुए ब्लैक कैट्स पर किसी किस्म की कोई बालादस्ती हासिल नहीं थी। वो दोनों पूरी राजदारी के साथ कराची आए थे और अपना मिशन पूरा करके दिल्ली लौट जाने वाले थे, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरक्स थे। कोबरा के निक से इतने गहरे मरासम थे कि वही निक की फील्ड फोर्स का निगरान था और निक मुझे कर्नल दावर के रूप में STF से तोड़कर उसी की तहवील में देना चाह रहा था। कोबरा ने निक को ब्लैक कैट्स की आमद और प्रोग्राम से इस हद तक बाखबर रखा हुआ था कि निक ने उन्हें डैनी के लहू के ऐसे प्यासों का खिताब दिया था जो अपने हरीफ को संभलने की मोहलत दिए बगैर उस पर मोहलक वार कर गुजरते हैं और इसका काम तमाम करके तेजी से गायब हो जाते हैं। जब मैंने निक को यह बताया कि ब्लैक कैट्स वहां नहीं थे जहां उनको रखा गया था और डैनी अपने लहू के प्यासों को खामोशी से ले उड़ा था, तो निक हवास बागता होकर यह तक भूल गया था कि वो कर्नल दावर से किस मूड और अंदाज में बातें करता रहा था। उसकी वो बदहवासी ब्लैक कैट्स के मिशन से उसकी गहरी जज्बाती वाबस्तगी की गुमाज थी जिसे जुटलाना मुमकिन नहीं था। लेकिन मैंने उस मरहले पर वो बातें गोपाल के इल्म में लाना मुनासिब नहीं समझा। सदफ मेंशन की तरह स्टेशन 4 का माहौल बहुत ज्यादा होलनाक और आसाब शिकन नहीं था, लेकिन मेरा तजर्बा बताता था कि वहां आने वालों के बहुत जल्द छक्के छूट जाते थे। माजी करीब में वहां आने वालों में से कोई भी ज्यादा देर तक हमारे तशद्दुद और नफसियाती हरबों के सामने नहीं ठहर सका था। यही गोपाल का भी हाल हुआ था। इब्तिदा में वो बहुत ढीठ, सख्त जान और जिद्दी नजर आया था, लेकिन अपनी जुबान और हल्क की सारी कुव्वतें आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करके उसने समझ लिया था कि इस बंद कोठड़ी के बेरहम दरो दीवार के बाहर उसकी सदाए दर्द कोई नहीं सुनेगा। और जब उसने ये सुना कि सीता कांत ने पकड़े जाने के बाद सब कुछ उगल दिया है, तो अंदर से टूट फूट कर रह गया। मैंने सीता के हवाले से उसे चंद ऐसी कलीदी बातें बताई जो हमारे अंदाजों और मुशाहिदों का नतीजा थी। सीता हमें एक भी बात बताए बगैर
STF की कैद से फरार हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल करने का मुस्बत नतीजा हमारे सामने था। गोपाल राज यकायक बोलने पर आमादा हो गया था और मुसलसल बोले जा रहा था। इसे तशद्दुद से ज्यादा सीता के मफरूजा इन्हिराफ ने दिल बर्दाश्त किया था। अब गौर से मेरी बात सुनो और पूरी ईमानदारी से बताओ कि अगर तुमको यहां से निजात मिल जाए तो तुम कहां जाओगे? मैंने उससे पूछा। उसे चौंक कर मेरी तरफ देखा और तंज से सवाल किया, अब तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या यहां से निजात मिलनी मुमकिन है? उसका मजरूर मुतवर्रम चेहरा हैरत से मजीद बिगड़ गया। तुम फरार हो सकते हो, तुमने ताउन किया है, मैं तुमको रिहा भी कर सकता हूँ। उसे जहरीले अंदाज में हंसकर मेरी बात उड़ा दी। तुम और मुझे रिहा कर सकते हो। डैनी, ये बातें मुझे ना सुनाओ, मैं तुम्हारी हरकतों और शोबदों के बहुत चर्चे सुन चुका हूँ। चलो ऐसा नहीं होगा। मैंने बहस में पढ़ने की बजाय बात समेटी। बिलफर्जे मुहाल हो ही जाए तो तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई महफूज ठिकाना होता तो वहां कदम जमा कर दोबारा तुम्हारी तलाश शुरू कर देता, मगर ऐसा नहीं है। कोबरा पर मुझे भरोसा नहीं है। सारा बिगाड़ उसी का पैदा किया हुआ है। उसकी किसी गलती से अर्जुन मारा गया और वहीं से हमारी बाजी बिगड़ती चली गई। इसे दोबारा रजू करने के बजाय मैं खामोशी से सरहद पार निकलने को तरजीह दूंगा। और यही सूरत सीता के साथ पेश आए तो क्या होगा? मैंने अगला सवाल किया। तुमने उससे यह सवाल पूछा था? गोपाल ने अपनी नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना सर हिला दिया। यह ख्याल मुझे अभी आया है। वो रंगीन मिजाज है, गोपाल ने तलखी से कहा। उसे खूबसूरत लड़की होने के सारे फायदे हासिल हैं। वो सीधी अपने आशिक के पास जाएगी और कुछ रोज तक उस जवान लड़के के साथ रंग रलियां बनाने के बाद वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी या सरहद पार निकल जाएगी। तो क्या वो भी कोबरा से रजू नहीं करेगी? मैंने हैरत से पूछा। वो शायद उसे फोन कर ले, लेकिन उसके किसी मशवरे पर एतबार नहीं करेगी। कोबरा के बारे में जो कुछ मैंने कहा वही सीता की भी राय थी। अर्जुन के मारे जाने के बाद वो हमसे नहीं मिला। इन दोनों में गहरा ताल्लुक था। अर्जुन की मौत ने मुझे और सीता को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। शुक्रिया गोपाल, मैं नरमी से कहा। तुम कैदी जरूर हो मगर मैं राहत याफ्ता। तुम्हें किसी दूसरे कमरे में बिस्तर के साथ सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। हम तीनों उसके तंग सेल से बाहर निकल आए। कमाल हो गया। सेल से कुछ दूर निकल आने के बाद वीरा ने मुसरत अमेज हैरत से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर खुलकर बोलने पर आमादा हो जाएगा। वो खुलकर बोलने या खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। डैनी ने उसके जहन में यह खौफ बिठा दिया था कि सीता अपनी जुबान खुल चुकी है। उसे खौफ लाहक हो गया था कि वो कहीं भी झूठ बोलेगा तो सीता के बयान की रोशनी में हम उसका झूठ पकड़ लेंगे और वो दोबारा तशद्दुद का शिकार हो जाएगा। अव्वल खान ने उससे मुखातिब होकर कहा, सरवर और उसके आदमी क्या कर रहे हैं? मैंने अव्वल खान से पूछा। रेलवे स्टेशन के आसपास वाक़ सस्ते रिहायशी होटलों में सीता को तलाश कर रहे हैं। किसी को बल्कि सरवर ही को गुलाब खान ट्रांसपोर्टर की तलाश पर मामूर कर दो। गोपाल ने उसके लड़के की सही निशानदही की है। सरवर ने सीता को बहुत करीब से देखा हुआ है। वो वहां हुई तो सरवर उसे आसानी से पहचान लेगा। वो वहां कैसे जा सकती है? वो जिस हालत में भागी है उसे रास्ते ही में से किसी ने उचक लिया होगा। वीरा ने बेपरवाही से कहा, वो कोई आम औरत नहीं, ब्लैक कैट है। अपने बदन की रिश्वत देकर उसने अपने हमदर्द को घन चक्कर बनाया होगा और फिर अपनी राह ली होगी। मैंने जोर देकर कहा। गोपाल ने उसके बारे में बिल्कुल सही और बेसाख्ता निशानदेही की है। इस वक्त वहीं रोपोश हो सकती है। गोपाल से होने वाली गुफ्तगू बहुत अहम रही थी। उसे सीता के मुमकिन ठिकाने की निशानदेही करने के साथ यह भी वाजे कर दिया था कि सीता हमारे बारे में अमरीकियों की कोई मदद नहीं कर सकती। हमें दोनों ब्लैक कैट्स के नाम और कोड मालूम हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमें सोबराज या कोबरा का सेटेलाइट फोन नंबर मिल गया था, जिसके लिए अव्वल खान भी परेशान था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मुझे शिद्दत से बिस्तर की तलब महसूस हो रही थी। यही हाल वीरा का भी था। थकान की वजह से हम तीनों में से कोई भी मजीद ज़हनी या जिस्मानी मुशक्कत बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं रहा था। हम सिर्फ इतनी देर के लिए अव्वल खान के दफ्तर में रुके कि वो अपने रेडियो रूम के अमले के जरिए सर्वर को तलाश कर सके। जरा सी देर में अव्वल खान के दफ्तरी टेलीफोन पर सर्वर की कॉल आ गई। उसे इस वक्त तक सीता की तलाश की मुहिम में कोई कामयाबी नहीं हुई थी। अव्वल खान ने उसे गुलाब खान ट्रांसपोर्टर के बेटे की तलाश के बारे में मुख्तसर मगर जामे हदायत दी। फिर हम वापसी के लिए उठ गए। वो बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन मुनासिब रकबे पर बहुत करीने से बनाया गया था और बाहर ही से अंदाजा हो रहा था कि उस घर के मकीन अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए वाफिर वसाइल के मालिक थे और अपने इन वसाइल को इस्तेमाल करने का सलीका भी जानते थे। मैंने कंक्रीट के सतून पर लगा हुआ घंटी का बटन दबाया तो लम्हा भर बाद ही स्याह आहिनी फाटक का दरवाजा खोलकर मलेशिया की कमीज शलवार में मलबूस एक रवायती पठान बरामद हुआ। आप लोग को किससे मिलना है? उसके मुंह से कवायद से आज़ाद मगर साफ सुथरी उर्दू सुनकर मुझे खुशी हुई। हमें सरबुलंद खान से मिलना है, सुल्तान शाह ने बहुत नरम आवाज में कहा। अचानक अंदर से एक दुरुस्त मर्दाना आवाज उभरी। अल्फाज मेरे लिए नामानूस थे मगर वो गुलाब खान ट्रांसपोर्टर का घर था। मुझे अंदाजा हो गया कि अंदर से पश्तो में सवाल किया गया था। हमारा मुखातिब इस आवाज पर पलट कर पश्तो ही में कुछ बोला।
उसके कहे हुए फिक्र में सिर्फ सर बुलंद खान का नाम मेरे पल्ले पड़ सका। सुल्तान शाह इन मुकालमों को बखूबी समझ रहा था। अपने मुखातिब की पूरी बात होते ही वो मुदाफ़आना अंदाज में बोला, बरादर खान, हम छोटे खान का दुश्मन नहीं, दोस्त हैं और उससे ज़रा सी देर के लिए मिलने के लिए आए हैं।